हेलो फ्रेंड्स। इंडी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बजट पर चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। बजट हर वर्ष पेश होता है और एग्जाम कोई भी हो, यहाँ से सवाल एक दो तीन सवाल जरूर बनते हैं। और जो बजट होता है ना, ये इसको दो पार्ट में हमने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। एक है जो बजट बेसिक का है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमेशा से पूछे जाते हैं, जिनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। और दूसरे पार्ट में हमने ऐसे तथ्यों को, ऐसे आंकड़ों या डाटा को रखा है जो 2026-27 बजट में पेश किया गया था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ फैक्ट हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उसको देख लेते हैं। भारत का पहला बजट 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 1860 में। 1860 का जो समय भारत में औपनिवेशिक काल का माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो चुका था। भारत में शासन ब्रिटिश ताज को दिया जा चुका था, यानी कि जो भारत पर नियंत्रण अब किसके हाथों में आ गया? वो ब्रिटिश ताज सम्राट महारानी के हाथों में आ गया। ईस्ट इंडिया की जो है शक्ति यहाँ पर कमजोर कर दी गई 1858 के अधिनियम में, ऐसा हुआ था। 1860 में जो बजट पेश किया गया भारत में, सबसे पहले जेम्स विल्सन ने पेश किया। उस समय वह जो है वित्त मंत्री की हैसियत से उसने बजट पेश किया था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत में बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। ये भारतीय बजटिंग सिस्टम का जनक। उस समय भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश क्राउन के अधीन था। अभी हमने कहा कि जो है 1858 का जो अधिनियम था ना, भारत परिषद अधिनियम, उसके बाद संसद ने क्या किया? ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ले लिया और किसको दे दिया? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। ब्रिटिश क्राउन का मतलब ब्रिटिश ताज को। अब ताज जिसके सिर पर रहेगा वही उसका पावर इस्तेमाल करेगा, तो चाहे सम्राट हो या महारानी हो। आयकर या इनकम टैक्स पहली बार भारत में 1860 में लगाया गया। जब पहले ही बार बजट पेश किया गया तो वहीं पर ही इनकम टैक्स पहली बार लगाया गया। बहुत से ऐसे कर है ना जो बहुत बाद में लगाए गए, लेकिन इनकम टैक्स बहुत पहले ही लगाया जा चुका था, 1860 में ही लगाया जा चुका था। वर्तमान में भी भारत का सबसे बड़ा कर प्राप्ति का स्रोत क्या है? आयकर ही है। अगर कर की बात करें तो सबसे बड़ा जो कर है, जो पैसा देने वाला भारत सरकार को, क्या है? इनकम टैक्स है। 2026-27 के बजट में, 26-27 के बजट में ना, भारत की प्राप्तियों में, आय में 21% हिस्सा है। कितना है? 21% हिस्सा किसका है? इनकम टैक्स। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया। अब किसने पेश किया था? तो आर के शनमुगम सेट्टी ने पेश किया। यह जो बजट था ना, केवल 7.5 महीने का बजट था, पूरा 12 महीने का बजट नहीं था। 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक का ही यह बजट था। आप जानते हैं कि बजट जो होता है एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का प्रावधान करता है। लेकिन ये जो पहला बजट है स्वतंत्र भारत का, केवल 7.5 महीने के लिए था। अब यहाँ पर देखते हैं पूर्ण बजट जो 12 महीने के लिए, पूरे एक साल के लिए बनाया गया। कब पेश किया? तो 1948-49 में पेश किया है। बजट पेश करने की परंपरा ब्रिटिश काल की तरह शाम 5 बजे तक जारी रही। ये कब तक जारी थी? 1999 तक जारी थी। ठीक है। ऐसा इसलिए था ना कि जब भारत में अंग्रेज 1860 से बजट पेश कर रहे थे, 1860 से, अभी हमने देखा जेम्स विल्सन के द्वारा पहला बजट पेश किया है, तो शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। ऐसा इसलिए पेश किया जाता था क्योंकि ब्रिटेन में जो होता है ना, वहां पर जब सुबह होती है, दोपहर की स्थिति जब आरंभ होती है, तो भारत में शाम की स्थिति हो जाती है। यहाँ शाम 5 बजता है, तो वहां पर आप कर सकते हैं 11, 12 या 10 बजता है सुबह। तो वही स्थिति यहाँ पर भी अंग्रेजों ने लागू किया था। उनकी हैबिट थी, क्या थी वो, वही सारी चीजें यहीं पर लागू किए थे, तो उसी टाइमिंग के हिसाब से उन्होंने मैच कर लिया था। लेकिन अब इसको हटा दिया गया। इसको कब किया गया? 1999 में। यशवंत सिन्हा भारत में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समय क्या थे? वित्त मंत्री थे। उस समय भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्हीं के कार्यकाल में ऐसा चेंज किया गया कि बजट अब भाई 5 बजे नहीं पेश किया जाएगा। हम लोग अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज की बातों को क्यों फॉलो करेंगे? हम अपना जो परंपरा शुरू करेंगे। पहले बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर पेश होता था। अंतिम कार्य दिवस का मतलब ये होता है 28 फरवरी, या कहेंगे 29 फरवरी। 28 फरवरी या 29 फरवरी को पहले बजट पेश होता था। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया? 1 फरवरी को कर दिया गया 2017 से। 2017 से दो चेंज किए थे। पहला तो ये था कि बजट
फरवरी के अंतिम दिन की बजाय फरवरी के पहले दिन पेश किया जाने लगा। दूसरा परिवर्तन यह है कि रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया गया, आम बजट को। इसके पहले 2017 से पहले रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था, आम बजट के साथ नहीं पेश किया जाता था। एक कब से 1924 में, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, भारत में अलग रेलवे बजट की शुरुआत कब हुई थी? 1924 में। एक कमेटी थी, आकवर्थ कमेटी, इसी कमेटी की सिफारिश पर ऐसा हो रहा था। और कब चला था? 2016 तक चला था। फिर से 2017 से क्या हुआ कि रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया। यहाँ पे देखिए चर्चा छूट रही है कि पहले फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर पेश किया जाता था, अब क्यों पहले ही पेश किया जाने लगा? ऐसा इसलिए पेश किया जाता है कि जब फरवरी 28 यानी कि 28 या 29 फरवरी को अंतिम दिन को जब बजट पेश किया जाता था, तो बजट पेश होने के बाद उसको क्या करना होता था? संसद में आप चर्चा कराएंगे, उसको संसद से पारित कराएंगे। पारित होने के बाद फिर वह क्या होगा कि लागू होगा। लागू होने के बाद जो विभिन्न विभागों, मंत्रालय को जो बजट का या धनराशि का जो आवंटन किया है उनको मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा। तो इसमें लगभग जो 2 से 3 महीने लग जाते थे। लगभग मई जून का महीना आ गया, लेकिन भारत को क्या करना था? 1 अप्रैल से ही जरूरत होती थी। भारत में विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न मंत्रालयों को 1 अप्रैल से ही, क्योंकि क्या होता था, नया वित्त शुरू हो जाता था। अब इसलिए 2-3 महीने का लैग आ रहा था, हमेशा ये लेट हो रहा था। इसलिए अरुण जेटली ने यहाँ पर क्या किया कि 2017 से इन्होंने बजट को 1 महीना पहले ही पेश कर दिया कि 1 फरवरी को अब पेश किया जाएगा। तब से लेकर के अब आज तक ही ये बजट अभी 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है। बजट से एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। रेलवे बजट को समाप्त करने का निर्णय अरुण जेटली के कार्यकाल में लिया गया है। बजट को संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण, कुछ संवैधानिक तथ्य यानी कि बजट का जो प्रावधान संविधान में कहां पर क्या है उसके बारे में यहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है, उसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग है, जो कि अनुच्छेद 112 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग अनुच्छेद 112 में है। भारत में यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में है। बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। बिना उनकी सिफारिश या अनुमति के बजट नहीं पेश किया जा सकता, या दूसरे शब्दों में कहेंगे राष्ट्रपति ही बजट को पेश करता है। हालांकि उसके लिए प्रतिनिधि होता है, वित्त मंत्री होते हैं, लेकिन अब कहा जाता है कि राष्ट्रपति ही बजट रखवाता है। भारत बजट में सरकार की आय और व्यय का अनुमान दिया जाता है। बजट में यह बताया जाता है कि सरकार की इनकम क्या है और उसके खर्चे क्या है, कितना इनकम आया है, किन से आया है, किन क्षेत्रों से आया है, किससे आया है, इसका सोर्स क्या है वो भी बताया जाता है, और सरकार के खर्च क्या है, व्यय क्या, एक्सपेंडिचर क्या है, जो क्या क्या किन किन चीजों पर सरकार के खर्च है, कितना है, ये सब उसका अनुमान बताया जाता है। हालांकि ये जो यहाँ पर लिखा गया है ना, आय, सरकार की आय और व्यय, ये गलत है। यहाँ पर आय नहीं होना चाहिए, प्राप्तियां एवं व्यय, प्राप्तियां एवं व्यय का ब्यौरा होता है। और ये जो बजट होता है ना, ये 3 वर्ष का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये देखिए कभी कभार एग्जाम में पूछा है, बजट जो है ना अनुमान व्यक्त करता है। ये जो अनुमान व्यक्त करता है इसमें 3 वर्ष के डाटा को दिया जाता है। 3 वर्ष, 3 वर्ष के अनुमान को दिखाया जाता है। अभी हम लोग उसको आगे चर्चा करेंगे, 3 वर्ष क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। बजट में कर प्रस्ताव, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल के रूप में लाए जाते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई टैक्स लगाना है, टैक्स हटाना है, टैक्स में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है, तो उसके लिए बिल लाना पड़ेगा संसद में, और जो बिल लाया जाएगा ना उसको क्या कहा जाएगा? वित्त विधेयक कहा जाएगा। वित्त विधेयक पारित होने के बाद ही नए कर लागू होते हैं। अगर सरकार कोई कर लगाना चाहती है तो सबसे पहले इसको वित्त विधेयक पारित कराना होगा। आयकर भारत सरकार का प्रमुख प्रत्यक्ष कर है। क्या है? प्रमुख प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष करों में सबसे जो प्रमुख है इनकम टैक्स है। अभी हमने बताया कि बजट 2026-27 में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सरकार की प्राप्तियों में जो इनकम टैक्स है वो 21% आ रहा है। 21% पैसा जो आ रहा है कहां से? इनकम टैक्स से आ रहा है। सभी करों में सबसे अधिक जो योगदान है भारत का पैसे की दृष्टि से वो है इनकम टैक्स। जीएसटी लागू होने के बाद कई अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो गए। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। इसको 2017 में लागू किया था।
अब ये जब इससे जीएसटी आया है ना, उसने क्या किया, जो छोटे मोटे बहुत से समय टैक्स चल रहे होते हैं ना, उन सबको हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, उसी जगह पर एक टैक्स आ गया, जीएसटी आ गया। वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया, कितनी बार, 10 बार बजट पेश किया है। जो वर्तमान वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कितनी बार, ठीक है, निर्मला सीतारमण, उन्होंने 9वीं बार बजट पेश किया, कितनी बार, 9वीं बार, 9वीं बार। और पी चिदम्बरम के बराबर उन्होंने भी 9 बार बजट पेश किया। पी चिदम्बरम और निर्मला सीतारमण दोनों का क्या क्या हो गया, जो 9 9 बार बजट पेश हो गया। मनमोहन सिंह ने 1991 में ऐतिहासिक उदारीकरण वाला बजट पेश किया था। भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, नई आर्थिक नीति 1991 में, नई आर्थिक नीति, उसके प्रणेता, उसके प्रमुख, उसको लागू करने वाले कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय वह क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री थे। और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, कांग्रेस की सरकार थी। उस समय जो बजट पेश किया था वो ऐतिहासिक उदारीकरण वाला बजट उसको कहा जाता है। 1991 का बजट भारत के आर्थिक सुधारों की शुरुआत माना जाता है। आप जानते हैं एलपीजी मॉडल इसी समय लागू किया गया था, और एलपीजी मॉडल को ही भारत में आर्थिक शुरुआत माना जाता है। निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री का मतलब है कि इससे पहले कोई ऐसी महिला नहीं हुई जिन्होंने पूर्ण रूप से वित्त मंत्रालय का पदभार संभाला। हालांकि 1970 में इंदिरा गांधी ने महिला थी और उन्होंने बजट पेश किया था। तो अगर पूछ ले कि पहली महिला जिन्होंने भारत में बजट पेश किया था, तो इंदिरा गांधी थी। लेकिन इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, ना कि वित्त मंत्री थी। हालांकि वित्त मंत्रालय का प्रभार उन्होंने अपने पास रखा था, लेकिन स्वतंत्र रूप से वो वित्त मंत्री नहीं थी। वो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बजट पेश किया था। तो पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री नहीं मानी जाएंगी। ये निर्मला सीतारमण है जो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। यह पूर्ण रूप से वित्त मंत्री रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया। भारत में बजट का सबसे लंबा भाषण कब दिया गया, तो 2020 में दिया गया। सबसे लंबा भाषण 2020 में दिया गया। निर्मला सीतारमण उस समय क्या थी, फाइनेंस मिनिस्टर। भारत में बजट तैयार करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है। इसके लिए एक बजट प्रभाग भी बनाया गया है। वित्त मंत्रालय में एक बजट प्रभाग है और यही बजट का निर्माण करता है। बजट दस्तावेजों को छापने की प्रक्रिया हलवा समारोह से शुरू होती है। बजट से एक दिन पहले हलवा बनता है संसद में और उसका वितरण होता है, और वहीं से बजट की प्रक्रिया शुरू होती है। हलवा समारोह के बाद बजट से जुड़े अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक में लॉक इन बंद हो जाते हैं। बजट में राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट का अनुमान दिया जाता है। फिस्कल डिफिसिट, घाटा कितना है, बजट में ये भी बताया जाता है घाटा कितना है, यानी कि हमारे पास कुल कितनी इनकम है, कितनी प्राप्तियां हैं और कितने हमारे खर्चे हैं, इन दोनों का अंतर दिखाया जाता है। अगर प्राप्तियां कम है, इनकम कम है, खर्चे ज्यादा हैं, तो उसको घाटा के रूप में दिखाया जाता है। तो कई प्रकार के घाटों का कॉन्सेप्ट है, हम लोग कभी बेसिक क्लास लेंगे बजट को, उसमें बताएंगे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, मूल घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, पूंजीगत घाटा क्या होता है। ये सब सारी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे वहां पर। बजट दो भागों में होता है, एक राजस्व बजट और दूसरा होता है पूंजी बजट। तो यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बजट जो होता है ना, वो यहाँ पर दो प्रकार से हो गया, एक होता है राजस्व और दूसरा होता है पूंजी, पूंजी बजट। अब जो राजस्व बजट होता है ना, उसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है प्राप्तियां, प्राप्तियां, और दूसरा होता है व्यय। इसी प्रकार से पूंजी बजट को भी दो भागों में बांटा, इधर प्राप्तियां और उधर व्यय। ये हो गया, ठीक। अब प्राप्तियों में दो हो जाएगा आपका, कर प्राप्तियां, कर प्राप्तियां, गैर कर प्राप्तियां, गैर कर प्राप्तियां। ये हो गया। इसको आप दूसरे ढंग से ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक हमने देखिए दूसरा हम बना रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। बजट ये हो गया। अब इसको यहाँ दो भागों में, एक हो गया आपका प्राप्तियां और दूसरा हो गया व्यय।
प्राप्तियों में दो हो जाएगा, एक राजस्व प्राप्तियां और एक हो जाएगा पूंजी प्राप्तियां। व्यय में भी दो प्रकार के हो जाएंगे खर्चे, एक है राजस्व व्यय और एक हो गया पूंजी व्यय। पूंजी व्यय ये हो गया आपका। ठीक, तो ये हो गया। यहीं पर एक चीज और बता दे रहे हैं कि जो व्यय होता था ना, चाहे राजस्व व्यय हो या पूंजी व्यय हो, यह व्यय को दो भागों में पहले बांटा जाता था। योजनागत व्यय, योजनागत व्यय, और दूसरा होता गैर योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय। ऐसे ही इसमें भी पूंजी वाले में भी तो हो जाएगा। योजनागत व्यय का मतलब ये है कि सरकार के ऐसे खर्चे जो विभिन्न योजनाओं पर होते हैं, और गैर योजना का मतलब जो योजनाओं पर नहीं होते, अन्य पर होते हैं, इनको गैर योजनागत व्यय कहा जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हटा दिया गया। ये कब हटाया गया? 2017 में हटाया गया है। ठीक, देखिए यहाँ पर आगे यही बात लिखा गया है। योजना और गैर योजना व्यय का वर्गीकरण 2017 से समाप्त कर दिया। योजना गैर योजना के व्यय का वर्गीकरण 2017 से समाप्त कर दिया गया। 2017 में तीन परिवर्तन किए गए। पहला क्या किया गया कि बजट 28 या 29 फरवरी के बजाय फरवरी के पहले दिन 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। दूसरा परिवर्तन क्या है? रेल बजट को मर्ज कर दिया गया आम बजट में। और तीसरा परिवर्तन यह है कि जो व्यय होता था उसको दो भागों में बांटा जाता था, योजनागत और गैर योजनागत व्यय। इन दोनों कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया। इस तरीके से तीन बड़े परिवर्तन किए गए थे 2017 के बजट में। अब व्यय को राजस्व और पूंजी या कैपिटल में बांटा जाता है, यानी कि राजस्व व्यय हो जाएगा, पूंजीगत व्यय हो जाएगा। बजट लोकसभा में पारित होने के बाद ही लागू होता है। सिंपल बात है, लोकसभा में पारित हो जाएगा, बजट तभी लागू होगा। अगर बजट नहीं पारित हुआ ना तो सरकार गिर जाएगी। तो चलिए देखते हैं बजट को। यहाँ शुरू करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक की पर उस पर चर्चा करते हैं। जैसे बजट शब्द का प्रयोग आपको संविधान में नहीं मिलता है। बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। बजट शब्द का प्रयोग आपको संविधान में कहीं नहीं मिलेगा। इसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, इस शब्द का प्रयोग मिलता है। और संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका विवरण मिलता है। भारत में जो बजट की शुरुआत 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा शुरू किया गया था। जेम्स विल्सन, उस समय अंग्रेजी शासनकाल था, उसी समय ये किया गया, इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जनक कहते हैं। जो बजट पेश होता है 1 फरवरी को पेश होता है। पहले फरवरी के अंतिम दिन पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से क्या किया जाने लगा कि अब इसको 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है। जो बजट पेश करता है राष्ट्रपति, लेकिन वित्त मंत्री के माध्यम से पेश करता है। ठीक है, अगर इस तरीके से एग्जाम में सवाल आ जाए तो राष्ट्रपति ही बजट रखवाता है, लेकिन जो उसका रिप्रेजेंटेटिव करने वाला होता है वो कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। बजट की कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पर यहाँ पहले चर्चा कर लेते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बजट, देखिए बजट दो प्रकार का होता है। एक होता है राजस्व बजट, राजस्व बजट, और दूसरा होता पूंजी बजट, पूंजी बजट या पूंजीगत बजट भी इसको कहा जाता है। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अब बजट, राजस्व बजट में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है प्राप्तियां और दूसरी होती है यहाँ पर खर्चे, जिसको व्यय कहा जाता है। इसी तरीके से पूंजी बजट में भी आप दो पार्ट कर सकते हैं, प्राप्तियां और दूसरा व्यय। ये हो गया। प्राप्तियों का मतलब ये है कि जो सरकार को जो कहीं से भी प्राप्त हो रही है उसमें इनकम भी हो जाएगा। इसके अलावा जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, जो सरकारी कंपनियां जैसे रेलवे हो गया, आपका एचसीएल हो गया, आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, इस तरीके से जो भी कंपनियां सरकारी क्षेत्र की हैं वहां से जो अर्निंग होती है उन सबको प्राप्तियों में शामिल किया जाता है। कर से प्राप्त आय, गैर कर से प्राप्त आय, लाभांश विभिन्न कंपनियों का। इसके अलावा जो सरकार लोन भी लेती है ना,
खर्चों को पूरा करने के लिए वो सब प्राप्तियों में शामिल किए जाते हैं। व्यय व्यय जो होता है वो विभिन्न प्रकार के व्यय होते हैं। व्यय को भी आप दो भाग में बांट सकते हैं, एक योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। हालांकि 2017 से योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर ये प्राप्तियां हो गया और व्यय हो गया, राजस्व बजट और पूंजी बजट के अंतर्गत। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला क्या, कुल बजट। कुल बजट यहाँ पर बीई 2026-27 53,47,315 करोड़, 53,47,315 करोड़ रुपए, ये बजट का साइज है। इसको बजट का साइज कहा जाता है या बजट का आकार इसको कहा जाता है। ये आकार सरकार आने वाले 2026-27 जो वित्तीय वर्ष है उसमें इतने करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान कर रही है। सरकार का ऐसा अनुमान है कि इतना करोड़ रुपया खर्च होगा। तो अब जितना सरकार खर्च करती है ना, उतने उसी को व्यय कहा जाता है। और दूसरे पक्ष में उसी को आप क्या कह सकते हैं, राजस्व प्राप्तियां भी कह सकते हैं या बजट प्राप्तियां भी कह सकते हैं। तो इतना जो खर्च है ना, अब इसमें से व्यय दो हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय तो यहाँ पर देखिए, राजस्व व्यय 41.25 लाख करोड़ रुपए। इसी तरीके से पूंजीगत व्यय 12.21 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पूंजीगत व्यय कम है। पूंजीगत व्यय कम है, सरकार का राजस्व व्यय ज्यादा है। इन दोनों व्यय को मिलाकर ही कुल व्यय कहा जाता है। तो ये हो जाएगा। अब राजस्व व्यय ऐसे व्यय होते हैं ना जो सरकार अपने चालू खर्चों को पूरा करने के लिए करती है। जैसे वेतन देना हुआ सरकारी कर्मचारियों को, पेंशन देना हुआ, विभिन्न प्रकार के सब्सिडी देना हुआ, और कुछ ऐसे जो योजनाएं होती हैं उन सब पर खर्च। यानी कि ऐसे जो खर्च होते हैं जो सरकार की किसी संपत्ति का सृजन नहीं करते हैं, केवल रोलिंग के लिए ऐसे खर्च होते हैं, जो रेगुलर खर्च होते हैं उसके लिए ये राजस्व व्यय किया जाता है। तो यहाँ पर राजस्व व्यय ज्यादा है, पूंजीगत व्यय कम है। पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय वह व्यय होता है जिससे सरकार की संपत्तियों में वृद्धि होती है, पूंजी का निर्माण होता है, संपत्तियों का निर्माण होता है, और ये दीर्घकाल के लिए अच्छा माना जाता है। जैसे किसी प्रकार के एनर्जी यूनिट का, जैसे कोई संयंत्र लगाना हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हुआ, रोड हो गया आपका, बिजली हो गया, पानी हो गया, ठीक, हॉस्पिटल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, इस तरीके से जो निर्माण किया जाएगा इस पर जो खर्च होगा वो पूंजीगत व्यय होता है। पूंजीगत व्यय अच्छा माना जाता है, राजस्व व्यय अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि पूंजीगत व्यय से ही संपत्ति का निर्माण होता है जो आगे चलकर जो है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाएगा। तो इस तरीके से ये पूंजीगत व्यय आपको समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए नीचे प्रभावी पूंजीगत व्यय। प्रभावी पूंजीगत व्यय का मतलब ये है कुछ ऐसे भी पूंजीगत खर्चे हैं ना जिससे पूंजी निर्माण हुआ है। राजस्व व्यय के द्वारा ही विभिन्न राज्यों को कुछ अनुदान दिए गए हैं। उन राज्यों ने क्या किया है, उसमें से कुछ ऐसे खर्च किए हैं जिससे पूंजी का निर्माण हुआ है। अगर उनको भी शामिल कर लेंगे तो प्रभावी पूंजीगत व्यय हो जाता है। इस तरीके से प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है 2026-27 में? 17.14 लाख करोड़ रुपए। कुल प्राप्तियां, जितने खर्चे हैं उतनी ही क्या प्राप्तियां भी होनी चाहिए, ठीक है, उतनी प्राप्तियां, क्योंकि बजट के दो भाग होते हैं, प्राप्तियां और राजस्व। बजट का अर्थ ही है एक वर्ष के कुल कितने खर्चे हैं और कितनी प्राप्तियां हैं, इन सब का ब्यौरा, लिखित ब्यौरा ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। देखिए जैसे एक आम आदमी होता है, कोई फैमिली होती है ना, वो क्या करती है कि अपने आय के अनुसार व्यय को डिसाइड करती है कि हमारी इनकम इतनी है तो हमारा खर्च भी इसके अंदर ही होगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। सरकार पहले देखती है हमारे खर्चे कितने हैं। सरकार क्या करती है, हमारे खर्चे कितने हैं, खर्चों के अनुसार वो प्राप्तियों को एडजस्ट करती है। पहले देखेगी सरकार कि हमको कितना टैक्स आ रहा है, हमको कितना प्रॉफिट आ रहा है विभिन्न सरकारी कंपनियों से। इन सबसे जब जरूरतें नहीं पूरी होती तो सरकार क्या करती है, वो उसके लिए लोन जाती है, लोन लेने के लिए जाती है, सार्वजनिक ऋण का सहारा लेती है। तो इसी को ही कहा जाता है कि पूंजीगत घाटा कहा जाता है। पूंजीगत घाटा यानी कि
सरकार जब लोन लेने लगती है तो आप देखते हैं बजट में विभिन्न प्रकार के घाटों के रूप में, राजकोषीय घाटा हो गया, आपका राजस्व घाटा हो गया, पूंजीगत घाटा हो गया, प्राथमिक घाटा हो गया। इसको हम लोग अभी आगे जब आएगा पॉइंट वहां पर अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ देखिए, प्राप्तियों में भी कुल कितना हो जाएगा, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, ये दो है आपका, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो ये 35.33 लाख करोड़ रुपए और पूंजीगत प्राप्तियां 18.14 लाख करोड़ रुपए। तो राजस्व प्राप्तियां यहाँ पर ज्यादा है, राजस्व प्राप्तियां हमेशा ज्यादा ही होना अच्छा माना जाता है, पूंजीगत प्राप्तियां ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि राजस्व प्राप्तियां जो कर से प्राप्त आय होती है, गैर कर से प्राप्त आय होती है, सरकारी कंपनियों की प्रॉफिट से जो अर्निंग आती है, वो सब सारी इनकम जो होती है उसको राजस्व प्राप्तियां कहा जाएगा। पूंजीगत प्राप्ति में दो प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। जैसे एक तो ये होता है कि सरकार अगर किसी संपत्ति का को विक्रय करती है, जिसको आप विनिवेश कहते हैं, उसको अगर बेचती है, अपने शेयर को बेचती है, तो पूंजीगत प्राप्तियों में आएगा। दूसरा ये है कि सरकार अगर किसी प्रकार का लोन लेती है, सार्वजनिक लोन लेती है, तो वो भी पूंजीगत प्राप्तियों में आएगा। और ये दोनों प्रकार के जो कार्य है ना, ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, या तो जो है सरकार की संपत्तियों में कमी आएगी, या सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, सरकार की लाइबिलिटी में वृद्धि होगी। जब सरकार लोन लेगी, सार्वजनिक लोन लेगी, तो उससे क्या होगी, सरकार को उत्तरदायित्व लाइबिलिटी बढ़ेगी, सरकार को उस पर ब्याज देना होगा, बाद में उसको चुकाना तो पड़ेगा ही ना लोन। इस तरीके से ये पूंजीगत प्राप्तियां अच्छा नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, एक नोट यहाँ पर लिखा गया है महत्वपूर्ण, सरकार विकास के लिए कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय आधारित ग्रोथ मॉडल पर जोर दे रही है। सरकार राजस्व खर्चों को कम करना चाह रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत खर्चों पर बढ़ाना चाह रही है। पूंजीगत खर्चों पर व्यय का मतलब यह है जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, जो आगे चलकर अर्थव्यवस्था में जो है अच्छा करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हम और चर्चा कर लेते हैं। जैसे जो बजट होता है ना, उसमें 3 वर्ष का डाटा पेश किया जाता है। बजट जो होता है, कोई भी बजट होता है, अमूमन हम देखते हैं कि एक वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को जो प्रदर्शित करता है उसको बजट कहा जाता है। लेकिन वास्तव में ये 3 वर्ष का आंकड़ा होता है, 3 वर्ष का आंकड़ा। एक तो 3 वर्ष अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है आगामी वर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष या वित्त वर्ष, आगामी वित्त वर्ष। और एक होता है चालू वित्तीय वर्ष, करंट फाइनेंशियल ईयर। और एक होता है विगत, विगत वित्त वर्ष। अब जैसे 2026 और 27 का जो ये डाटा पेश किया गया है 1 फरवरी को, तो ये जो बजट है ना, ये अनुमान है आने वाले वित्त वर्ष के लिए। अब आने वाला वित्त वर्ष क्या है, यहाँ पर आने वाला वित्त वर्ष, इसी को आगामी वित्त वर्ष कहा जाता है। अब ये क्या है, ये 2026-27, 2026-27, 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च ये 2027 तक का, यहाँ का ये प्राप्तियों और व्यय का क्या है, ब्यौरा है। यही 1 फरवरी को जो पेश किया गया। अब ये जो इसमें प्रावधान किया गया है ना, जो भी फंड का, जो भी पैसे का प्रावधान है, वो कब से लागू होगा, ये जो अभी 2 महीने बाद 1 अप्रैल से शुरू होगा ना, 1 अप्रैल शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च 2027 तक होगा। यहाँ तक कि 12 महीने के बारे में ये प्रावधान करता है। इसको आगामी वित्त वर्ष कहा जाता है। और चूंकि अभी तो ये आया नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है अनुमान। और ये बजट में अनुमान किया गया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बजट अनुमान। तो आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान, एक वर्ष ये हो गया। और दूसरा वर्ष कौन सा है, चालू वित्त वर्ष। अब चालू वित्त वर्ष कौन सा इस समय है, तो इस समय 2025 2026 ये चालू वित्त वर्ष है। अब ये वित्त वर्ष कब से शुरू है, 1 अप्रैल
2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक का ये प्रावधान करता है। चूंकि अभी करंट चल रहा है, अभी वित्त वर्ष पूरा नहीं हुआ है, अभी फरवरी का महीना ही चल रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा चालू वित्त वर्ष। इसके लिए भी आंकड़े जारी करता है, और ये इसके लिए जो आंकड़े जारी करता है ना बजट में, उसको कहा जाता है संशोधित अनुमान। क्या कहा जाता है? संशोधित अनुमान, रिवाइज एस्टिमेट। ये इसको आरई कहा जाता है, रिवाइज एस्टिमेट, और इसको कहा जाता है बजट एस्टिमेट। और विगत वित्तीय वर्ष, इसका भी आंकड़ा दिया जाता है। विगत वित्तीय वर्ष 2024-25, ये विगत वित्तीय वर्ष हो गया। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2025 तक का जो आंकड़ा है वो फाइनल आंकड़ा आ चुका होता है। अब जो फाइनल आंकड़ा है ना, उसी को कहा जाता है यहाँ पर रियल, वास्तविक अनुमान। वास्तविक, ठीक, अनुमान नहीं कहा जाएगा, वास्तविक आंकड़ा कहा जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर रियल कहा जाता है। तो अगर देखिए बीई का मतलब है बजट एस्टिमेट यानी बजट अनुमान, अब आरई का मतलब रिवाइज एस्टिमेट यानी कि जो है संशोधित अनुमान, और यहाँ पर है आर मतलब रियल, वास्तविक आंकड़े। तो ये बजट में 3 वर्ष का प्रावधान है। एक तो आगामी वित्तीय वर्ष जिसके लिए अनुमान व्यक्त किया गया है बजट में, और एक चालू वित्तीय वर्ष, उसके लिए संशोधित अनुमान व्यक्त किया गया है। चूंकि संशोधित इसलिए है ना, क्योंकि जब पिछला बजट पेश किया जा रहा था तब उस समय ये बजट अनुमान था। अब उस समय एक्चुअल डाटा वही नहीं आएगा, कुछ उसमें हेरफेर परिवर्तन जरूर होगा, इसलिए इसको संशोधित करके पेश किया जाता है। अब इसके भी 1 साल पहले यानी कि जो वित्त वर्ष पूरा हो चुका है उसके लिए आंकड़ा जो आता है वो रियल हो जाता है। अब उसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो रियल आ चुका होता है सामने, इसलिए इसको वास्तविक आंकड़ा कहा जाता है। तो ये संभवतः आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब देखते हैं बजट में जो घाटे होते हैं, उस घाटे में कौन कौन से घाटे हैं, और फिलहाल 2026-27 में उनकी स्थिति क्या है। घाटों का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो प्राप्तियां हैं, जो हमारे पास प्राप्तियां हैं और जो हमारे पास खर्चे हैं, या कह सकते हैं राजस्व प्राप्ति है, और जो एक्सपेंडिचर व्यय है। तो व्यय हमारा ज्यादा है, हम और हमारी जो है इनकम, जो है रेवेन्यू कम है। ठीक है, तो ये घाटा होता है, और जो घाटा होता है ना वो हमेशा जीडीपी के परसेंटेज के रूप में ये उसको मेजर किया जाता है, कि अगर 100 रुपए हमारी जीडीपी है, तो अगर 97 रुपए ही हमारी रेवेन्यू है, तो 3% क्या हो गया, ये घाटा हो गया। इसको ऐसे इस रूप में आप देख सकते हैं। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो घाटा होता है यहाँ पर राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट ही सबसे एक्चुअल फीचर को बताता है कि इकोनॉमी में क्या है। 16.95 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, ये हमारा घाटा है। यानी कि जो हमको रेवेन्यू प्राप्त होगी ना इस वर्ष 2026-27 आगामी वित्त वर्ष, वो इतनी रेवेन्यू हमारे पास कम आ रही है, जबकि खर्चे इससे इतना ज्यादा है। तो अनुमान कितना है कि जीडीपी का 4.3% होगा। ये जो हमारा राजकोषीय घाटा होगा, फिस्कल डिफिसिट होगा, वो जीडीपी का कितना होगा, 4.3% होगा। ठीक, तो ये 4.3% बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप रट डालिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर तीसरे कॉलम में लिखा गया सरकार की कुल उधारी की जरूरत। तो फिस्कल डिफिसिट क्या बताता है कि सरकार को इतना 4.3% उधार लेना पड़ेगा, जीडीपी का इतना। अगर जीडीपी हमारे कितना 100 करोड़ रुपए है, तो 4.3 करोड़ रुपए हमको क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। अब इसमें राजस्व घाटा क्या है, अब राजस्व घाटा देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि बजट जो होता है ना वो 2 होता है, एक राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व खर्चे अगर ज्यादा है राजस्व प्राप्तियां से, तो ये राजस्व घाटा आता है। राजस्व घाटा हमारा जीडीपी का कितना है, 1.5% है। कितना है, 1.5%। अगर इसको रुपए में देखेंगे, 5.92 करोड़ रुपए। यहाँ पर राजस्व घाटा एक चीज और ये बता रहा है ना, कि जो हमारे खर्चे हैं, जैसे वेतन, सैलरी, पेंशन, ठीक है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सब्सिडी, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, जो ऐसे खर्चे हैं जो संपत्तियों का निर्माण नहीं कर रहे हैं, केवल खाने पीने और रहने, इन सब में जो खर्चे हो रहे हैं उसको भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उस इसमें भी हमारा घाटा हो रहा है।
कहीं ना कहीं उसके लिए भी हमको लोन पर डिपेंड होना पड़ रहा है। लोन हम कितना ले रहे हैं? जीडीपी का 1.5% ले रहे हैं। नियमित आय से ज्यादा खर्चे। नियमित आय का मतलब ये है कि जो हमारी टैक्स से रेवेन्यू आ रही है और नॉन टैक्स से रेवेन्यू जो आ रही है, उससे भी हमारे खर्चे ज्यादा हैं। प्रभावी राजस्व घाटा, ये कॉन्सेप्ट क्या है? प्रभावी राजस्व घाटा का मतलब ये है कि कुछ राजस्व खर्चे ऐसे भी हैं जो हम पूंजी निर्माण पर कर रहे हैं, तो अगर वहां पर उनको निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रभावी राजस्व घाटा आएगा, जो कि जीडीपी का कितना है? 0.3% है। 0.3%। ये जो आंकड़ा है ना, ये 2026-27 का है। ये 2026-27 का सरकार ऐसा अनुमान व्यक्त कर रही है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में हमारा जो घाटा होगा, राजकोषीय घाटा 4.3 होगा, राजस्व घाटा 1.5 होगा, ये अनुमान है। प्राथमिक घाटा क्या है? प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट ये कितना है? 0.7%। प्राथमिक घाटा, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। प्राथमिक घाटा का मतलब ऐसे घाटे हैं ना जिसमें ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाता है। ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाएगा। ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाएगा। जैसे इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं। जैसे क्या है कि जो सरकार अभी राजस्व खर्चे हैं, जो सरकार क्या करती है, लोन भी लेती है, विभिन्न प्रकार के खर्चों को पूरा करने की लोन लेती है। लेकिन हो सकता है लोन पिछले वर्ष लिया गया हो, लेकिन उसका ब्याज तो अभी भी भरा जा रहा है, इस साल भी भरा जा रहा है उसका ब्याज। तो जो लोन लिया गया है उसका जो ब्याज होगा कई वर्षों तक भरा जाएगा। तो अब ये चूंकि बजट बदल जाता है हर साल, तो बजट उस साल तो काउंट होगा नहीं, अगले साल या तीसरे साल उसको बजट में लाएंगे जो ब्याज दिया गया है। तो वही है कि ब्याज को अगर पिछला लोन जो लिया गया है उस पर ब्याज को यहाँ निकाल दिया जाएगा, तो हमारा जो है प्राइमरी डिफिसिट आएगा निकल करके। तो ये हो गया विभिन्न प्रकार की घाटों। आप इसको जरूर यहाँ पर 4.3 फिजिकल डिफिसिट और राजस्व घाटा 1.5, 0.3%। प्रभावी राजस्व घाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दो है, एक फिजिकल डिफिसिट और रेवेन्यू डिफिसिट, इसके अलावा प्राइमरी डिफिसिट। ये तीन डिफिसिट को आप जरूर याद रखिए। ग्रास टैक्स रेवेन्यू या जीडीपी। देखिए जो प्राप्तियां होती है ना, प्राप्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है कि टैक्स से प्राप्ति और होता है नॉन टैक्स से प्राप्ति, यानी कि करों से प्राप्ति और गैर कर से प्राप्ति। तो जो जीडीपी टोटल है ना, उसका 11.2% कहाँ से आ रहा है? टैक्स से आ रहा है। इंपॉर्टेंट है, 11.2% हिस्सा आ रहा है कुल जीडीपी का, वो टैक्स से आ रहा है। अब चूंकि टैक्स में दोनों होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा ज्यादा है। कितना है? 6.6% है। अब नोट में यहाँ पे लिखा गया प्रत्यक्ष कर का योगदान बढ़ा है। सरकार यही जोर देती है कि प्रत्यक्ष कर का ज्यादा हिस्सा हो टैक्स में। यहाँ पर एक चीज और है, देखिए घाटे लगातार कम हो रहे हैं और वित्तीय अनुशासन एफआरबीएम लक्ष्य में यही रखा गया था कि जो घाटों को कम किया जाएगा। देखिए एफआरबीएम फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये 2003 में लाया गया था। एक एक्ट था और सरकार, आप कह सकते हैं सरकार ने एक लक्ष्य रखा, क्योंकि सरकार का बजट घाटा उसमें बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। इसके अलावा जो है राजस्व घाटा भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो सरकार ने क्या किया, अपने खर्चों को कम करने के लिए, ताकि लोन उसको कम लेना पड़े, ब्याज बहुत अधिक चुकाना पड़ जाता है, तो अपना एक उत्तरदायित्व की भावना को लाने के लिए यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी तय किया सरकार ने कि हम इन सब बजट घाटों को कम करेंगे। चाहे राजकोषीय घाटा हो या राजस्व घाटा हो, इन सबको क्या करेंगे? कम से कम करेंगे। तो इसके लिए 2003 में एफआरबीएम एक्ट लाया जाता है। अब बेसिक चीज यहाँ पर देख लेते हैं, इसका लक्ष्य इसमें क्या रखा गया। एफआरबीएम में रखा गया कि जो है फिजिकल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है ना, वो जीडीपी के 3% तक लाया जाएगा। जीडीपी के 3% तक, उससे ज्यादा था, 4% से ऊपर था,
तो अब इसको कहाँ तक और इसको नीचे लाया जाना चाहिए, 3% तक हम ले आएंगे। इसी तरीके से रेवेन्यू डिफिसिट यानी कि राजस्व घाटा, उसको भी 0% लाया जाएगा। 0%। इसका मतलब ये है कि जो सरकार खर्चों को पूरा करने के लिए लोन ले रही है ना, उसको हम जीरो करेंगे। उस पर हम किसी प्रकार का लोन नहीं लेंगे जिससे हमको ब्याज ना देना पड़े, तो इसको क्या कहा जाएगा, रेवेन्यू डिफिसिट कहा जाएगा। देखिए, रेवेन्यू डिफिसिट राजस्व घाटा का मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति हो उसकी सैलरी क्या हो, 50,000 सैलरी हो। अब उसके जो खर्चे हैं ना 50,000 से ऊपर हो, उसके खर्चे कितने हैं, आपका कह सकते हैं अगर 55,000 उसके खर्चे हैं, तो इसका मतलब 10% क्या है, वो घाटे में चल रहा है। इसी को ही आप इकोनॉमिक्स की भाषा में राजस्व घाटा कह सकते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के खर्चों को पूरा करने के लिए जो लोन लिया जाता है वो राजस्व घाटे में कैलकुलेट होता है। तो ये संभवतः समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एफआरबीएम एक्ट जो 2003 में लाया गया था, उसका लक्ष्य क्या था, 2008-9 तक ये जीडीपी का 3% फिजिकल डिफिसिट और रेवेन्यू डिफिसिट 0% करना। लेकिन 2008 में जो है विश्व में रिसेशन आया था, मंदी आई थी विश्व में, तो इस वजह से जो है इसके लक्ष्य को और आगे के लिए बढ़ा दिया गया। फिर बाद में 2019-20 में कोविड आ जाता है, कोविड की वजह से फिर भी इसको लक्ष्य को और आगे बढ़ा दिया जाता है। तो सरकार ने क्या किया, समय समय पर इसके लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। अभी सरकार इस पर काम कर रही है और संभवतः आने वाले समय में इस लक्ष्य को पाया जा सकेगा। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं रुपया आता है कहाँ से आता है, किन किन स्रोतों से आता है। जैसे भारत को अगर 100 रुपया मिला है, 100% हिस्सा जो भारत का है, जीडीपी भारत की राष्ट्रीय आय है, उसमें किन क्षेत्रों से, किस टैक्स से, कहाँ से कितना आ रहा है, उसको यहाँ पर देखना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले जो है इनकम टैक्स से आ रहा है। इनकम टैक्स से 21% आ रहा है। भारत की जो है, अगर 100 रुपया आ रहा है तो 100 रुपये में 21% यानी 21 रुपया कहाँ से आ रहा है, इनकम टैक्स आ रहा है। तो आप कह सकते हैं भारत सरकार का सबसे बड़ा कर स्रोत कौन सा है, इनकम टैक्स है। इस साल क्या किया गया, इस साल टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो 2025-26 में जो टैक्स स्लैब थे ना, वही टैक्स स्लैब रखा गया है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है। इनकम टैक्स आप जानते ही हैं, जो व्यक्तियों के वेतन पर लगता है, सैलरी पर लगता है, ये प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर सबसे पहले 1860 में जेम्स विल्सन ने लगाया था। इसी तरीके से कारपोरेशन टैक्स क्या है, कारपोरेशन टैक्स को ही हिंदी में कहा जाता है निगम कर। निगम कर, जैसे आयकर क्या होता है, व्यक्तियों की इनकम पर लगाया जाता है। निगम कर वैसे ही कंपनी की इनकम पर लगाया जाता है, इसको कंपनी कर भी कहा जाता है, कंपनी का इनकम टैक्स भी इसको कहा जाता है। कुल हिस्सेदारी में इसका 18% योगदान है। दूसरा सबसे बड़ा कर कौन सा है, ये कारपोरेट टैक्स या निगम कर है। तीसरा यहाँ पर जीएसटी है। जीएसटी कितना है, 15% है। जीएसटी कितना है, 15% है। तो तीन बड़े कर, सबसे पहले क्या है, आयकर आपका, आयकर, आयकर के बाद निगम कर, निगम कर, निगम कर के बाद आपका जीएसटी। जीएसटी आयकर का हिस्सा 21%, निगम कर का 18%, इसी तरीके से जीएसटी का 15%। ये है कर से प्राप्त आय। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसने कई छोटे मोटे करों को समाप्त कर दिया। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, इसको केंद्रीय उत्पाद शुल्क कहा जाता है, जो कि उत्पादन पर लगाया जाता है। ये कितना है, 6% है। इसी साल क्या किया गया है कि 17 कैंसर दवाएं जो कैंसर के इलाज में काम आती हैं, 7 दुर्लभ रोग दवाएं ड्यूटी फ्री की गई। यानी कि ड्यूटी फ्री का मतलब है इस पर किसी प्रकार से एक्साइज ड्यूटी नहीं लिया जाएगा, उत्पाद शुल्क नहीं लिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इससे क्या होंगे, ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी। ये दवाएं क्या होंगी, कैंसर वाली सस्ती मिलेंगी मार्केट में। सीमा शुल्क कितना है, तो 4% है सीमा शुल्क। कस्टम, कस्टम इसको कहा जाता है, जब कोई बस अथवा सेवा सीमा पार करती है तो उस पर जो टैक्स लगता है सीमा शुल्क कहा जाता है। ये आयात और निर्यात पर लगता है। हालांकि निर्यात पर अब कम टैक्स लगता है, आयात पर ज्यादा लगाया जाता है, ये सीमा शुल्क में आते हैं। गैर कर राजस्व, ऋण, गैर ऋण पूंजी प्राप्ति, उधारी एवं अन्य देयताएं, इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए जरूर, उधारी एवं अन्य देयताएं।
हमने कहा कि जो भारत का है ना, हमेशा घाटा रहता है, भारत का बजट घाटे में रहता है। राजस्व बजट हो या पूंजी बजट हो, दोनों बजट हमेशा घाटे में रहते हैं। सरकार उन खर्चों को पूरा करने के लिए, जब उसके अपने सोर्स से खर्चे नहीं पूरे हो पाते हैं, तो सरकार लोन का सहारा लेती है, उधारी लेती है, लाइबिलिटी क्रिएट करती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 100 रुपए में से 24 रुपया कहाँ से आ रहा है? ये उधार लिया गया है। 24% पैसा जो कहाँ से लिया गया है, उधार से आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको क्रम से लगाने के लिए आ जाए कि रुपया कहाँ से आता है, तो सबसे पहले आप इसको लगाएंगे, उधारियों में देयताएं लगाएंगे। इसी तरीके से फिर इनकम टैक्स, फिर आपका निगम टैक्स या निगम कर, कारपोरेट टैक्स, फिर जीएसटी लगाएंगे। लगभग एक चौथाई हिस्सा उधारी से आता है। एक चौथाई का मतलब 1/4, 24% लगभग आ ही गया, यहाँ पर लगभग 25% हो ही गया। ये कहाँ से आ रहा है? उधारी से आ रहा है। अब रुपया कहाँ से जाता है? जो खर्चे हैं ना, अगर 100 रुपया खर्च है भारत सरकार का, तो कहाँ कहाँ जा रहा है? 100 रुपये में से कितना किसका परसेंटेज है, वहां पर है। राज्यों का कर हिस्सा, ठीक। वित्त आयोग का आप नाम सुने होंगे। वित्त आयोग क्या करता है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280 यही करता है, बताता है कि केंद्र से राज्यों को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। जो केंद्र सरकार को कुल टैक्स मिल रहा है, उसमें से राज्यों को कितना हिस्सा चाहिए, इसके बारे में सिफारिश करता है। कौन? वित्त आयोग करता है। तो राज्यों का कर हिस्सा जो कि केंद्र सरकार को मिल रहा है, उनका 22%। केंद्र सरकार को जितना पैसा आया, उसका 22% किसको चला गया? वो राज्यों को चला गया, कर के रूप में चला गया। ब्याज भुगतान, ठीक है। ब्याज भुगतान क्या है? सरकार जो कर्ज लेती है ना, जो उधारी लेती है, जो ऋण लेती है, जो लोन लेती है, उस पर सरकार को ब्याज भी तो देना पड़ता है। तो कितना दे रही है? 20%। सरकार की कुल इनकम का 20% कहाँ चला जा रहा है? ब्याज में ही चला जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बड़ा हिस्सा ब्याज में चला जाता है सरकार का। इसीलिए तो FRBM एक्ट लाया गया था। FRBM एक्ट इसलिए लाया गया 2003 का, कि जो है घाटों को पूरा कम किया जाए, चाहे राजकोषीय घाटा हो या राजस्व घाटा हो, इन सबको कम किया जाएगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई भारत सरकार की। अभी हमने यहाँ पर बताया कि ये जो है लगभग आपका 24% कहाँ से आ रहा है? ये लोन से आ रहा है। तो जो 24% पैसा लोन से आया है, उस पर ये जो है सरकार क्या करेगी? कुछ उसको ब्याज तो देना ही पड़ेगा। चाहे मार्केट से उधारी लें या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जैसे विश्व बैंक इत्यादि से लें, उस पर भी जो ब्याज चुकता करना पड़ता है। तो 20% जा रहा है, ठीक। अगर राज्यों को यहाँ से छोड़ दिया जाए, तो सबसे अधिक जो व्यय किस पर है? ब्याज पर है, ब्याज भुगतान पर है सबसे अधिक व्यय। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं का मतलब ये है कि जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, भारत सरकार जो स्पॉन्सर कर रही है, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, ठीक, उस पर जो खर्च है। जैसे अभी आप कह सकते हैं कि आपका किसान सम्मान निधि, ये भारत सरकार की योजना है। इस पर राज्यों को कुछ नहीं देना होता है, राज्य का इसमें कोई हिस्सा नहीं लगता है। टोटल पैसा जो आता है केंद्र सरकार देती है। ऐसी योजनाएं जिसका सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है, उसको ही केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं कहा जाता है। कुल पैसों में से 17% कहाँ जा रहा है? उस पर जा रहा है। इसी तरीके से डिफेंस, डिफेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट इस समय सेक्टर बना हुआ है, क्योंकि विश्व में तमाम जो उथल पुथल मचे हैं, तमाम देश युद्ध में लगे हुए हैं, अशांति की स्थिति है, कब कौन देश किस पर आक्रमण कर दे कुछ पता नहीं है। इसलिए इसमें बजट में सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया कि रक्षा क्षेत्र में बजट बढ़ाया है, फंड बढ़ा दिया है। यहाँ पर कितना कर दिया इन्होंने? 11% कर दिया, जो कि अभी पहले 5-6% हुआ करता था, 3% हुआ करता था बहुत पहले। अब उसको बढ़ा करके 11% कर दिया है। यानी कि कुल खर्च का लगभग 11% हिस्सा कहाँ जा रहा है? डिफेंस पर जा रहा है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं का मतलब सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। ऐसी योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है, लागू की गई है, लेकिन उसमें पैसा राज्य सरकार को भी देना पड़ता है। जैसे मनरेगा हो गया, आपका मनरेगा में भी जो पैसा किसको लगाया जाता है? केंद्र का भी पैसा लगता है और जो राज्यों का भी पैसा लगता है। 60-40 का रेशियो। देखिए, जो समान राज्य होते हैं ना, उसमें उनके लिए 60-40 का रेशियो होता है। यानी कि ऐसी योजनाएं के लिए 40% जो फंड है वो केंद्र सरकार देती है, सॉरी 60%, और 40% वो राज्यों को देना पड़ता है।
जैसे आपका मनरेगा हो गया, ठीक है। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष राज्य उनको 90-10 का होता है। 90-10 का मतलब कि 90% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% हिस्सा कौन देंगे, वो राज्य देंगे। इसी तरीके से यूटी यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेशों में सारा का सारा खर्च कौन वहन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है। सब्सिडी पर कितना जा रहा है, 6% जा रहा है। सब्सिडी का मतलब ये है कि जैसे खाद सब्सिडी हो गया, यूरिया सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी में ही आता है। ये सब सारे सब्सिडी पर ही जो खर्च कितना हो रहा है कि 6% हो रहा है। सब्सिडी का एक सामान्य अर्थ आप समझ सकते हैं कि जब सरकार किसी वर्ग को, ठीक है, मार्केट से कम कीमत पर उपलब्ध कराए किसी वस्तु अथवा सेवा को, तो उसको कहा जाता है सब्सिडी कहा जाता है। जैसे अगर कोई यहाँ पर अगर एलपीजी मान लेते हैं, एक सिलेंडर है, अगर मार्केट में उसकी कीमत 1200 रुपए है, कितनी है, 1200 रुपए। अब सरकार उसको 1100 रुपए में उपलब्ध करा रही है, तो यहाँ पर 100 रुपए क्या है, सब्सिडी है, ठीक है। ये क्या है, सब्सिडी है। वित्त आयोग 7%, अन्य व्यय 9%। तो इसमें दो तीन चीजें आपको याद करना चाहिए। जैसे ये आपका होगा यहाँ पर राज्यों का हिस्सा, ये इंपॉर्टेंट। ब्याज भुगतान सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है 20%। केंद्र क्षेत्र की योजनाएं 17%। ये रक्षा 11% हो गया। सब्सिडी वाला भी आप अलग से याद कर सकते हैं 6%। ये तो कुछ मुख्य है जो आपको याद करना होगा। नीचे देखिए नोट में लिखा सबसे बड़ा अनिवार्य खर्च इंटरेस्ट पेमेंट, यानी ब्याज भुगतान सबसे बड़ा अनिवार्य खर्च ये हो गया। और ये क्या है, ये फालतू खर्च आप कर सकते हैं जो किसी काम में नहीं आ रहा है। ये ऐसा किस वजह से हो रहा है, क्योंकि सरकार घाटे में चल रही होती है, लोन लेना पड़ता है। अब 2026-27 के प्रमुख मदों पर व्यय, यानी कि जो मेजर हेड्स एक्सपेंडिचर है, देख लेते हैं कितना कितना खर्च हो रहा है। ब्याज भुगतान पर कितना पैसा जाएगा 2026-27 में, 14,03,972 करोड़ रुपए। 14,03,972 करोड़ रुपए इस पर जाएगा। रक्षा पर कितना जाएगा, 5,94,584 करोड़ रुपए। पेंशन पर 2,96,214 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास पर 2,73,108। गृह मंत्रालय जो खर्च करेगा 2,55,000। परिवहन पर कितना है, 5,98,000। ऊर्जा पर देख लेते हैं नीचे, 1,09,029 करोड़ रुपए। इसी तरीके से यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य का भी दिया गया है। यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं, एक बार दो बार इसको देख लीजिएगा। इससे संबंधित जैसे कुछ स्कीम्स होते हैं ना, जो केंद्र सरकार जो योजनाएं चला रही होती है, वहां से सवाल बनते हैं। इसमें से यहाँ से तो सवाल कम बनते हैं। बस यहीं पर देखना सबसे ज्यादा खर्च किस क्षेत्र में हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे ज्यादा खर्च किस में हो रहा है, तो ये हो रहा है डिफेंस में। इसमें हो रहा है, ये डिफेंस में हो रहा है। डिफेंस सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा पेंशन में जा रहा है यहाँ पर। और इससे भी सबसे बड़ा कौन सा, ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान के बाद रक्षा, फिर पेंशन है आपका। पेंशन के पहले ही यहाँ पर क्या है आपका, परिवहन। रक्षा के बाद परिवहन है। सबसे ज्यादा क्षेत्र की बात करें तो ये हो गया ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान सबसे बड़ा जो क्षेत्र है आमदन का, जहां से जहां पैसा जा रहा है। उसके बाद रक्षा क्षेत्र, रक्षा के बाद परिवहन। सरकार ट्रांसपोर्ट पर बहुत काम कर रही है। जैसे विभिन्न प्रकार के एक्सप्रेसवे बना रही है, रेलवे में बहुत सुधार किया जा रहा है, नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तमाम एक्सप्रेसवे, हाईवे, नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं। ये सब किसमें आएंगे, परिवहन में आएंगे। रक्षा के बाद परिवहन, फिर परिवहन के बाद आपका जो फिर पेंशन आ जाता है। पेंशन, पेंशन पर कितना खर्च हो रहा है देख लीजिए कि 2,96,000 हो रहा है। पेंशन के बाद फिर ग्रामीण विकास पर आ, ग्रामीण विकास ये खर्च हो रहा है यहाँ पर। सबसे बड़ा गैर विकासात्मक खर्च ब्याज भुगतान। देखिए खर्च होता है ना, दो प्रकार के होते हैं, विकासात्मक खर्च या विकासात्मक व्यय, और दूसरा होता है गैर विकासात्मक व्यय। विकासात्मक व्यय का मतलब ऐसे व्यय जो कहीं ना कहीं विकास कर रहे हैं देश में, जो विकास को प्रभावित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विकास क्षेत्र में पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो ऐसे खर्च कहा जाता है। अब कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिनसे किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं होता है, जैसे ब्याज भुगतान। अगर आप ब्याज देंगे तो पैसा फालतू में जाएगा, उससे कुछ ब्याज विकास नहीं होना है।
पेंशन देंगे वो भी आपका किसी प्रकार से कोई विकास नहीं होगा। सब्सिडी देंगे वो भी किसी प्रकार का विकास नहीं होगा। ये तो एक गैर विकासात्मक खर्च होंगे। पहले से जो ये बजट में खर्च को दो हिस्सों में दिखाया जाता था, विकासात्मक गैर विकासात्मक, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया 2017 से। अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि सब्सिडी पर एक अच्छा खासा पैसा खर्च होता है भारत सरकार का। सबसे बड़ा खर्च सब्सिडी वाला कौन सा है, तो खाद सब्सिडी। तो आप देखे होंगे जो विभिन्न प्रकार के जो गांव में जो कोटे होते हैं उस पर तमाम जो है राशन जो दिए जाते हैं वो बहुत कम कीमत पर दिए जाते हैं। तो सरकार उस पर सब्सिडी देती है, इसलिए कम कीमत होती है। सरकार मार्केट से इसको खरीदती है, उसके बाद फिर इसको कम कीमत में जो लोगों को उपलब्ध कराती है। इससे एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होता है। इसको क्या कहा जाता है, खाद सब्सिडी। खाद सब्सिडी पर 2,27,629 करोड़ रुपए जाएंगे 2026-27 में। दूसरा सबसे बड़ा सब्सिडी वाला क्षेत्र क्या है, उर्वरक क्षेत्र है, 1,70,781 करोड़ रुपए। तीसरा है पेट्रोलियम सब्सिडी, 12,085 करोड़ रुपए। उर्वरक सब्सिडी का मतलब है कि भारत जो है रासायनिक उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है, उसको बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। जब इंपोर्ट करते हैं तो सरकार को वो अ, महंगी कीमत में मिलती है, लेकिन वो भारत में जो किसानों को कम कीमत पर उपलब्ध कराती है, बाजार मूल्य से कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। ये उर्वरक सब्सिडी हो गया। खाद सब्सिडी सबसे अधिक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रभाव है। जो खाद सब्सिडी सबसे अधिक दिया जा रहा है ना, ये 2,27,629 करोड़ रुपए, ये इसलिए ज्यादा हो गया है क्योंकि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का इस पर प्रभाव है। अगला देखते हैं। प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं का मतलब यह है कि ऐसी योजनाएं ना जो केंद्र सरकार चला रही है और उसका सारा फंड, सब सारे धनराशि की जो व्यवस्था है ना, सारा खर्च कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है। तो इसमें कुछ प्रमुख जो योजनाएं को देख लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो कि 2019 में ये शुरू की गई थी। किसानों को जो है कुछ पैसे दिए जाएंगे। ये पैसे कितने होते हैं, 500 रुपए पर मंथ होंगे और 6,000 रुपए एक वर्ष के होते हैं, जो कि 2-2 हजार के फंड में आते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि है। इस पर जो व्यय किया जाएगा, कितना खर्च होगा, 63,500 करोड़ रुपए। सबसे जो अधिक इस पर है 63,500 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि पर। इस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 12,200 करोड़ रुपए, 12,200 करोड़ रुपए किसके लिए दिए जाएंगे, फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना, ये कब आई थी, 2015 में योजना लॉन्च की गई थी। इस पर कितना इस साल खर्च किया जाएगा, 12,200 करोड़ रुपए। ये क्यों किया जाता है, कृषि सुरक्षा के लिए। उर्वरक सब्सिडी, अभी हमने देखा यहाँ पर उर्वरक सब्सिडी 1,7 लाख करोड़ रुपए है। पीएलआई योजना, विभिन्न क्षेत्र की बढ़ता आवंटन। ये दो तीन इसमें इंपॉर्टेंट है, पीएम किसान इंपॉर्टेंट है, फसल बीमा, उर्वरक, ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन को याद रखिए। अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा मद, भारत सरकार का सबसे बड़ा मद जो कि खर्च करवाता है, जहां सबसे अधिक खर्च करती है सरकार, ये कौन सा, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब ब्याज भुगतान। अगर पूछ ले निम्न में से कौन सा सबसे ऐसा मद है जो सबसे अधिक जो है जिस पर सरकार खर्च करती है, या भारत सरकार की व्यय का सबसे बड़ा मद कौन सा है, तो ब्याज भुगतान है। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का मतलब ये है कि आधारभूत अवसंरचना मतलब सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गए। ये सब सारी चीजों पर जब सरकार खर्च करती है, इसमें आपका बिजली भी हो गया, विद्युत जिसे कहा जाता है, ये सब सारी चीजें, एनर्जी सेक्टर भी सब किसमें आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही होते हैं वहां पर। जो जिसको आप जो आधारभूत ढांचा कहा जाता है। जब ढांचा जब बनेगा, किसी देश का विकास होगा ना ढांचागत, तभी वहां पर जो विदेशों से निवेश हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो इस समय सरकार खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वो है ट्रांसपोर्ट पर। सबसे बड़ी ग्रामीण योजना तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण,
सबसे बड़ी ग्रामीण योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री आवास योजना। सबसे बड़ा जल कार्यक्रम जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था। सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, फूड सब्सिडी। इस पर अभी हम लोगों ने देखा कि खाद्य सब्सिडी का सबसे ज्यादा हिस्सा इस पर ही आ रहा है सब्सिडी। किसान सहायता पीएम किसान सम्मान निधि, ये सबसे बड़ी योजना है किसान सहायता के लिए। 2026-27 प्रमुख तथ्य अवधारणाएं। बजट की सोच बजट की सोच निर्मला सीतारमण ने अपने जो बजटीय भाषण में क्या कहा कि हमारी सोच क्या है, सरकार की सोच क्या है? पहला बजट जो कर्तव्य भाव में पेश किया हुआ। इससे पहले जो है बजट पुराने संसद में पेश किया जाता था। अभी नए संसद में जो बजट पेश किया गया ये पहला बजट है। अब इसको क्या कहा गया? कर्तव्य भवन कहा जाता है। बजट का लक्ष्य क्या है? युवा केंद्रित बजट। बजट का लक्ष्य कैसा है? युवा केंद्रित है। विकसित भारत मार्गदर्शक सिद्धांत भारत, इसका रोड मैप क्या है बजट का? दुविधा नहीं कार्रवाई, हम दुविधा नहीं रखेंगे, हम एक्शन लेंगे। नारे नहीं, हम बात नहीं करेंगे, सुधार करेंगे। लोक लुभावन नहीं, जल कल्याण होगा। हम केवल क्या करेंगे यहाँ पर जो है, केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, हम जन कल्याण पर ध्यान देंगे। तो ये बजट के क्या हो गए? सिद्धांत हो गए। इसको आप क्या कर सकते हैं? पिलर कर सकते हैं। बजट के तीन कर्तव्य, सबसे ज्यादा जो ना बजट पर इसी की चर्चा हो रही है, तीन कर्तव्यों की चर्चा। तीन कर्तव्य क्या क्या है? पूरा जो बजट है ना ये इसी पर आधारित है। आर्थिक विकास को गति और स्थिरता देना। ठीक है, आर्थिक विकास को क्या करना? गति और स्थिरता। इसको ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आप कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फोकस इसी पर है। आकांक्षाओं की पूर्ति, दूसरा कर्तव्य क्या? आकांक्षाओं की पूर्ति। ठीक है, जो हमारी जरूरतें इच्छाएं हम उसको पूरा करेंगे। सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, इसको कहा जाता है समावेशी विकास। समावेशी विकास। तो बजट के ये तीन कर्तव्य है, इसको जरूर पढ़ लीजिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तीन कर्तव्य क्या है? आर्थिक विकास को गति और स्थिरता प्रदान करना, आकांक्षाओं की पूर्ति, सबका साथ सबका विकास। आर्थिक विकास हेतु प्रमुख कदम क्या क्या उठाए गए हैं बजट में? ये जो तीन कर्तव्य है ना, इन तीन कर्तव्यों का रोड मैप क्या है? इनको पूरा करने के लिए सरकार कौन कौन से सब सेक्टर में काम कर रही है? जैसे पहला सेक्टर क्या? मैन्युफैक्चरिंग और रणनीतिक सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देगी, विनिर्माण क्षेत्र को हब बनाएगी, विनिर्माण क्षेत्र को चैंपियन बनाएगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को चैंपियन बनाने की बात कही जा रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बायो फार्मा शक्ति, यहाँ पर एक जो क्या है, एक आप कह सकते हैं मिशन लॉन्च किया गया है, बायो फार्मा शक्ति। जो जैव दवाएं होती है ना, उन उनको विनिर्माण सेक्टर का हब बनाने के लिए सरकार इस पर 10,000 करोड़ रुपए फंड का आवंटन कर रही है। ठीक है, तीन नए एनपीआर, एनआईपीआर, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर जैसे चिप इत्यादि हो गया ना, आईसी चिप जिसको कहा जाता है, जो है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, इनके जो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मिशन 2 लॉन्च किया है सरकार ने। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट योजना, इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये 2026-27 में ऐसा होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बायो फार्मा शक्ति, इसके लिए कितने हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 10,000 करोड़ रुपए का। इसी तरीके से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2000, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट योजना 40,000 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ रुपए की कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। कंटेनर वही होते हैं जो कि बंदरगाहों पर, पोर्ट पर, जिसे सामान भरकर जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, उसको कंटेनर, जो बड़ा सा डब्बा होता है, आप लोग देखे होंगे कि जो शिप पर होता है, जलयान पर होता है, रखा जाता है, जिसमें सारी चीजें सामान भरे होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले। तो उसका भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। कुछ स्कीम इन्होंने लॉन्च किया, जैसे दूसरा स्कीम क्या? वस्त्र एवं पारंपरिक उद्योग। ठीक, वस्त्र एवं कॉटन सेक्टर में भी इन्होंने काम किया, क्योंकि वस्त्र उद्योग भारत का ऐसा है जो सबसे अधिक रोजगार देता है भारत का। कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? वस्त्र उद्योग है। तो यहाँ पर भी सरकार जो है काम करने जा रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जब होगा तभी यहाँ पर रोजगार का सृजन हो पाएगा। चाइना क्यों आगे? क्योंकि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ग्रोथ कर गया है। वही चीज भारत में भी होना चाहिए, इसलिए भारत इस पर ध्यान दे रही है। राष्ट्रीय फाइबर योजना,
मेगा टेक्सटाइल पार्क वस्त्र पार्क की स्थापना किया जाएगा। 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर पुनर्जीवित किए जाएंगे। पुराने क्लस्टर का मतलब ये है कि जहाँ कई उद्योग एक साथ लगे होते हैं उसको क्लस्टर कहा जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों को फिर से जो वहाँ पर जो है उनको पुनर्जीवित किया जाएगा। तीसरा क्या है, एमएसएमई है। एमएसएमई वही माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, ये इनको कहा जाता है एमएसएमई। एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या किया, एक ग्रोथ फंड का निर्माण किया है, एसएमई ग्रोथ फंड। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखिए, बायो फार्मा शक्ति के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए और एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा 2,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत फंड, इसके लिए एक और फंड बनाया गया है 2,000 करोड़ रुपए का, आत्मनिर्भर भारत। देखिए, आप चले आते हैं बेसिक पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ढांचागत विकास के लिए सरकार ने क्या किया, ग्रोथ कनेक्टर। सरकार ने कहा है कि ग्रोथ का जब तक कनेक्शन नहीं होगा ना, सभी ग्रोथ क्षेत्र को एक साथ जोड़ा नहीं जाएगा ना, तब तक क्या होगा, ढांचा सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने जोड़ दिया है, रेलवे पर जोड़ दिया है, और जो वाटरवेज पर, राष्ट्रीय जलमार्ग पर जोड़ दिया। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से आपका जो है बम्बई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, बेंगलोर, ये सब सारे उधर के साउथ की कॉरिडोर हो गए। 2 कॉरिडोर यहाँ से यूपी को भी मिला है। इसमें से यूपी का भी हिस्सा है, जैसे कि आपका दिल्ली से वाराणसी तक का और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक का 2 रेलवे हाई स्पीड कॉरिडोर यूपी के हिस्से में भी आए हैं। डानकुनी सूरत नया फ्रेट कॉरिडोर, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 शहर हैं डानकुनी और सूरत, डानकुनी कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, और सूरत गुजरात में है। तो इन 2 शहरों के बीच ना एक ऐसे जो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो कि क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, किसका, गुड्स का ट्रांसपोर्ट, यहाँ से माल यहाँ तक आएगा। इसके लिए अलग से रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा, इस पर सवारी गाड़ियां इस पर नहीं चलेंगी। तो इसका जो है अलग से निर्माण किया जाएगा, वही यहाँ पर फ्रेट कॉरिडोर की बात हो रही है। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, वाटरवेज की बात हो रही है, वाटरवेज 20 नए बनाए जाएंगे। सिटी इकोनॉमिक रीजन, सीईआर, 5,000 करोड़ प्रति सीआर। सिटी इकोनॉमिक रीजन का मतलब यह है कि जो कुछ औद्योगिक शहर होते हैं ना, जो आपस में कनेक्ट होते हैं, नजदीक होते हैं, तो उनको एक इकोनॉमिक रीजन के रूप में ये डेवलप किया जाएगा, और ऐसे क्षेत्र को 5,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा 1 यूनिट के लिए। तो ऐसे अगर जैसे मान लीजिए कि बेंगलोर हैदराबाद हो गया, मुंबई पुणे हो गया, तो ऐसे ऐसे जो है रीजन को डेवलप किया जाएगा इकोनॉमिक के रूप में। उद्योग आधारित शहरी विकास, CCUS, कार्बन कैप्चर योजना। कार्बन कैप्चर यूज एंड स्टोर, कार्बन कैप्चर यूज एंड स्टोर। तो ऐसी योजना लॉन्च किया जाएगा, जिससे क्या किया जाएगा, जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है ना, उनको क्या किया जाएगा, कैप्चर किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, फिर उनको क्या किया जाएगा, उनको यूज किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। बहुत से जगहों पर कार्बन की जरूरत भी पड़ती है, CO2 की जरूरत भी पड़ती है। तो CO2 जो कैप्चर किया रहेगा, जहां ज्यादा होगा उसको विभिन्न जो है उपयोग में लाया जाएगा, जहां उसकी जरूरत होगी। देखिए, तीसरे कर्तव्य, ये पहला कर्तव्य था। ये पहला कर्तव्य क्या था, आर्थिक विकास हेतु प्रमुख कदम, इसमें पहला कर्तव्य था। दूसरा कर्तव्य, प्रमुख कर्तव्य दूसरा, आकांक्षाओं को क्या करना, पूरा करना। इसके लिए क्या किए गए, 15,000 स्कूल, 500 कॉलेज खोले जाएंगे। खेलो इंडिया मिशन, खेलो इंडिया के तर्ज पर ही खेलो इंडिया मिशन भी लॉन्च किया गया है। हर जिले में बालिका छात्रावास, हर जिले में क्या किया जाएगा, एक बालिका जो छात्रावास का भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। ऐसी बालिकाएं जो किस क्षेत्र से होंगी, साइंस से होंगी, टेक्नोलॉजी से होंगी, इंग्लिश से होंगी और मैथ से होंगी। ऐसी जो है छात्राएं जो इन वर्गों से, इन क्षेत्रों से आती हैं, उनके लिए जो हर जिले में छात्रावास की जो है जरूरत पूरी की जाएगी। तीसरा कर्तव्य क्या, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास। SHE मार्ट्स, यस सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर मार्ट्स, महिला SHG रिटेल क्रेन,
इसका मतलब ये है, जो मार्ट का देखिए यहाँ पर मार्ट का मतलब होता है बाजार, मार्ट का अर्थ होता है बाजार। सेल्फ है, हेल्प है, इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर मार्ट। स्वयं सहायता उद्यम बाजार। ऐसे बाजार विकसित किए जाएंगे, ऐसे रिटेल केंद्र विकसित किए जाएंगे ना, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिलाएं होती हैं, अगर वो किसी चीज का निर्माण कर रही हैं, जैसे कि कि मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना हो गया, विभिन्न प्रकार के कपड़े कारीगरी करना, ये सब सारी चीजें अगर वो बन कर रही है ना, तो उनके लिए एक मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा। इसी को कहा गया यहाँ पर एस एच ई मार्ट्स। उत्तर पूर्व में बौद्ध सर्किट, उत्तर पूर्व में बौद्ध सर्किट, इधर जो उत्तर पूर्व वाले राज्य है ना, वहां पर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र से उनको क्या किया जाएगा, आपस में एक जोड़ा जाएगा। पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा, पूर्वी तट का मतलब यही हो गया आपका, यहाँ से लेकर के उड़ीसा से लेकर यहाँ जो है तमिलनाडु तक के जो यहाँ है, ये सब इनके यहाँ पर जो औद्योगिक गलियारा का विकास किया जाएगा। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जो एमसीक्यूज बनते हैं ना, उसको लेकर उपस्थित होंगे, वहां पर फिर से डिकोड करेंगे, हर एक ऑप्शन पर चर्चा करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी उस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।